First is regarding turning to trade winds. Uh, it is regarding the relationship between India and UAE in terms of economic trade. हम कवर करेंगे अंडर GS2 नेचुरल लिटरेसी। तो कि हुआ क्या है कि ना इंडिया एंड यूएई ने साइन किया है अपना CEPA, विच इज योर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एंड अब इसके जो हमारा एम है इंडिया यूएई का, वो ये है कि ना हमको एटलीस्ट हमारा जो ट्रेड है बायलेटरल, वी हैव टू रीच $100 बिलियन इन नेक्स्ट 5 इयर्स। तो ये हमारा अल्टीमेट एम है। एंड अब इस आर्टिकल में ये बात की गई है कि इंडिया को जो सी एक्ट है CAPA, सिर्फ यूएई नहीं, जितने भी कंट्री हैं सेंट्रल एशिया की, उनसे भी करना पड़ना चाहिए। जैसे कि यूएई हो गया, सऊदी हो गया, इसराइल हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया। तो उससे क्या है कि ना इंडिया को काफी अपने बूस्ट मिलेगा अपने एक्सपोर्ट्स में। एंड अब देखिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, वी हैव टू रिड्यूस अवर टैरिफ। ओके, तभी क्या है कि ना एक फेवरेबल बन पाएगा। अब देखिए, एक तो आपको हो रहा है CEPA जो भी हमने साइन किया है, इसके अलावा एक होता है आपको FTA, व्हिच इज योर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दोनों में फर्क क्या होता है, FTA में क्या है, आप जितने भी टैरिफ वगैरह होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, वैनिश। बट CAP में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे काफी सिलेक्टिव हम लेते हैं कौन से सेक्टर हैं जहां पे हमको टैरिफ रिड्यूस करने हैं। बट FTA में ये बहुत एक ब्रॉड वे में होता है। तो अगर अभी CAPA हो गया है, देयर आर वेरी मच चांसेस कि फ्यूचर में भी एक FTA साइन हो जाए। ओके, अब देखिए हुआ क्या है कि ना इंडिया के जो एक्सपोर्ट है उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बूम किया है। इवन जो हमारा प्री पेंडेमिक लेवल था उनसे भी ज्यादा अभी हमने अपने एक्सपोर्ट को क्या है अचीव कर लिया है, विच इज अ वेरी गुड साइन। और यू नो अभी इंडिया का जो मेन एजेंडा है लाइक आत्मनिर्भर भारत, हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। तो ना हमारे यहाँ पे एम प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ाने का नहीं है। हम साफ कह रहे हैं कि यस वी वांट टू प्रमोट मेक इन इंडिया, वी वांट टू प्रमोट आत्मनिर्भर भारत, बट वी डोंट वांट टू बी अ प्रोटेक्शनिस्ट कंट्री, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शनिस्ट जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि ना आप अपनी कंट्री को बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। ओके, बाहर का जो आई वुड से लाइक चाइना है, चाइना में जो बाहर की कंपनियां हैं लाइक फेसबुक, अमेजोन, वो सारी क्या हो रखी है, बैन। उनके वो लोग ना अपने सिलेक्टिव वे में कंपनी को अलाउ करते हैं जो उनके लिए फेवरेबल होती है, वरना वो नहीं करते हैं। इंडिया ये नहीं कह रहा, हम बस ये कह रहे हैं कि वी विल नॉट अलाउ दिस, बट हाँ, जो भी हमारा सॉवरिटी होगी इकोनॉमिक वाइज वो हम पक्का लेंगे। जैसे कि से एग्जांपल है कि इंडिया ने साइन नहीं किया था RCEP, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये हमारे फेवर में नहीं था, बिकॉज चाइना यहाँ पे था। सो उसकी वजह से हमको ट्रेड में काफी लॉस होता। ओके, अब देखिए इंडिया के जो ये एक्सपोर्ट बढ़े हैं ना, इससे हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। इससे हमको काफी एक बेनिफिट मिलेगा इन नेगोशिएशन इन बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। अब देखिए जब भी ये कंट्री की एक्सपोर्ट बढ़ती है तो ना वो काफी स्ट्रांगली बैठे टेबल के ऊपर बात करने के लिए, और काफी चीजें हम अपने फेवर में से कर सकते हैं फॉर बायलैटरल एग्रीमेंट विद एनी कंट्री, चाहे वो यूएई से भी हो रही हो, इवन हम बात कर रहे हैं आगे फ्रॉम UK, US, यूरोपियन यूनियन। अब देखिए दुबई जो अगर बात करें, जो यूएई है, इसको ना हमें काफी अच्छा यूज कर सकते हैं एज ट्रांजिट कॉरिडोर। देखिए बिल्कुल ये सेंटर में आता है आपको जो यूएई है, तो चाहे हम यहाँ से अपना सामान एक्सपोर्ट कर कर इसको हम वर्ल्ड के और कोने में भी फैला सकते हैं। क्लियर। सो ये हमारे लिए सेंटर बन सकता है हमारे ट्रेड के लिए। तो बहुत ही एक म्यूचुअल बेनिफिट होगा इंडिया को एंड यूएई को इससे। नाउ कुछ रैपिड हुए हैं डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएई। देखिए सिर्फ 6 महीने के अंदर हमने साइन कर लिया है CEPA। ओके, इसकी बात चल रही थी कब, सितंबर में ही, एंड इन फेब वी साइंड इट। तो काफी एक रैपिड डेवलपमेंट हुई है। और वैसे बहुत टाइम लगता है, इट टुक मैनी इयर्स इस फॉर्म में आने के लिए, बट इंडियन यूए ने काफी रैपिड काम किया है। अगर हम कुछ बात करें बिटवीन इंडियन यूएई, तो यूएई क्या है, यूएई इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्ट। ओके, तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर था 2019-20, उस साल हमारा ट्रेड कितना हुआ था, $59 बिलियन का। अभी हमारा एम कितना है, आप लोगों ने याद रखना है, $100 बिलियन। और हाँ, एक चीज और, ये सारा कैसा होगा, इट विल बी ए
बायलेटरल मर्चेंडाइज, यानी कि इसमें हम जो हमारा क्रूड ऑयल है जिसे हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम यूए, इसको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ओके, इसके अलावा जो हम ट्रेड करने वाले हैं उसका सिर्फ कितना हमारा एम रखा है, वो है $100 बिलियन का। क्लियर? एंड या जो आपके इंडिया के एक्सपोर्ट हैं वो भी कितने हो चुके हैं यूएई को, $29 बिलियन। अगेन ये कौन सी बात कर रहे हैं, प्री पैंडेमिक लेवल की, इट इज मार्च 2020 से पहले का जो आपका ईयर था। सो इस आर्टिकल से समझ सकते हैं कि ना इंडिया अभी फ्यूचर में काफी अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने वाला है। एंड जो हमारा जो अल्टीमेट एम है टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो तभी अचीव हो पाएगा जब हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे एंड ज्यादा से ज्यादा हम एफटीए एंड पीए एंड सीएपीए साइन हो पाए। तो ये इंडिया को भी ट्राई करना पड़ेगा। सो ये था आपका फर्स्ट आर्टिकल। अब देखते हैं सेकंड आर्टिकल। ओके, इट इज रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉसिबल। तो ये आर्टिकल का नाम है कि ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉसिबल। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट विल बी कवर्ड अंडर GS2 सिलेबस। ओके, अब देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के मिस्टर KCR, उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया नीड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो ऐसे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज एज पर हिम द गवर्नमेंट एट द सेंटर हैव बीन सप्रेसिंग द पावर्स ऑफ द स्टेट। उनका मानना है कि इंडिया में जो पावर शेयरिंग है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो कुछ सही नहीं है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, वो सप्रेस करती है स्टेट गवर्नमेंट को, एज पर हिम। अब देखिए इस आर्टिकल में कुछ बात ही गई है रिगार्डिंग कुछ केसेस बात गए हैं, जैसे कि आपका जो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 94 का, एंड जो रिसेंटली हुआ था आपका गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी भी इवन जो इनकी जजमेंट आई है, जो कोर्ट ने भी ये बात बोली है कि यस, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन कर रही है। काफी एक सीन भी हुआ था आई थिंक दिल्ली में, जब जो वहाँ के सीएम है केजरीवाल, वो सब जाके बैठ गए थे एलजी हाउस में एज प्रोटेस्ट। तो काफी इशू हुआ था बिटवीन एलजी एंड चीफ मिनिस्टर, कौन ज्यादा पावरफुल है दिल्ली में, कौन ज्यादा सुप्रीम है, किसी जगह चलने चाहिए। तो अगेन तो ये एक इशू रहता ही है इंडिया में। बट अगेन क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि यस वी एक्सेप्ट ये सारे इश्यूज हैं इंडिया में, करते हैं एग्जिस्ट, बट कैन द पीपल ऑफ इंडिया गिव देमसेल्व्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? क्या पब्लिक ऑफ इंडिया इसके लिए हाँ करेगी, अलाउ करेंगे इसके लिए? अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें गई है रिगार्डिंग नेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है बिटवीन दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, प्लस जो आपकी आज की जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग है, आज की जो हमारी गवर्नमेंट है, बात करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात किया गया है अम्बेडकर जी के बारे में। वो कहा गया है कि उनमें बहुत एक पैशन था और वो अपने टैलेंट से बने थे, मतलब उनको कोई लालच नहीं था कुर्सी का। बट आज ऐसा नहीं है। आज जो पैशन है वो हमको दिखता है कहीं ना कहीं मिसिंग। इवन जो उनकी खुद की वर्डिंग है, वो कहते हैं कि ही केम टू असेंबली टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। तो उनका यही पर्पस था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है इंडिया में, उनको मैं और बेटर लाइफ दे पाऊं एंड इंडिया जा सके टुवर्ड्स अ होलिस्टिक डेवलपमेंट, जहां पर जितने भी हमारे सेक्शन सोसाइटी के सब क्या है करें डेवलप, कोई सेक्शन पीछे ना रह जाए। अल्टीमेटली ये इनका एम था। ओके, अब नाउ, अब क्योंकि उस टाइम पे इनके ऐसे व्यूज थे, इसीलिए हमको जो आज कॉन्स्टिट्यूशन मिला है उसमें हम देखते हैं कि इट सेफगार्ड राइट्स ऑफ मेजोरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी। बिल्कुल सही बात है, आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही है, जहां पर मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी के दोनों के क्या राइट क्या है ख्याल रखा जाता है। ओके, नाउ बट आज की डेट में कंसेंसस आना पब्लिक के बीच में बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर हम बात करें जब हम वोट डालते हैं तो कास्ट एंड नेपोटिज्म वो सब बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करते हैं हमारा। एंड एक लाइन कही जाती है कि यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट। ओके, तो आज जब भी हम देखते हैं कि ना हम अपने कास्ट के आदमी को ही देखते हैं, इवन बड़ा एक यूपी इलेक्शन की बात करो, सिंपल फॉर्मूला है वहां पे, लाइक मुस्लिम यादव मेजोरिटी। ओके,
तो इस वे में क्या है कि ना जो अच्छे कैंडिडेट है हम उनको नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि यार ये हमारी कास्ट का है कि नहीं है, ये नेपोटिज्म वाली बात सब यहाँ पे आ जाती है। तो अगेन जब इतना डिफरेंस हो तो क्या एक कंसेंसस बन पाएगा टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा कहना है ऑथर का। नाउ अब अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा कंपेरिजन दिया हुआ है कि ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अगर वहां पर 5 मिनट भी वेस्ट हुए हैं एक दिन में, तो क्या होता था, नेक्स्ट डे वो लोग 5 मिनट्स अर्ली आते थे कि हमारे लास्ट डे 5 मिनट वेस्ट हुए थे, तो टाइम हमको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है पार्लियामेंट का, तो आज हम 5 मिनट जल्दी अपना काम शुरू करेंगे, एंड जब तक काम खत्म नहीं होता हम वहीं पे रहेंगे। ओके ना, सिट अंटिल नाइट टू कंप्लीट द पेंडिंग वर्क। तो देखिए ये पहले डायग्राम था हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, बट क्या आज ऐसा है? नहीं। ओके, उस टाइम पे दिखाया था ना वैल्यू ऑफ टाइम एंड द वर्क डन फॉर द नेशन। नेशन एक प्रायोरिटी थी उस टाइम पे, बट आज व्हाट वी सी इज दी रकस एंड नॉइज एंड कुर्सियां फेंक रहे हैं लोग, गाली गलौज कर रहे होते हैं, हंगामा कर रहे होते हैं, डिबेट जो होता है पार्लियामेंट का टूल है वो तो हो ही नहीं पाता। ओके, आपने काफी हंगामे देखे होंगे कि हर बार को हमको पार्लियामेंट को करना पड़ता है सस्पेंड। नाउ अब कुछ केसेस ऐसे देखे गए रिसेंटली कि कुछ गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिए हैं विदाउट अलाउइंग अपोजिशन मेंबर्स टू एक्सप्रेस देयर व्यू। सी एज पर ऑथर, चाहे आपका अपोजिशन कितना ही वीक क्यों ना हो, चाहे जो उनका ओपिनियन है वो कितना बेकार क्यों ना हो, बट इन डेमोक्रेसी यू हैव टू लिसन टू देम, चाहे उनका ओपिनियन जो मर्जी हो, बट आपको उनको बोलने का मौका देना चाहिए, तभी एक बनती है टू डेमोक्रेसी। बट क्या है कि ना अभी काफी देखा गया कि ना गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ बिल ऐसे पास कराए हैं, अगर मैं बात करूं फार्म बिल्स की, तो काफी एक वो हंगामे पीछे सरकार ने पास करा दिया जस्ट बिकॉज दे हैव नंबर्स। तो इसकी हमें बात दी गई है इस आर्टिकल में। नाउ आजकल की थ्योरी जो ऑथर कह रहे हैं कि वो अब हो चुकी है नॉट नेशन पार्टी फर्स्ट, कि जो आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी है, अब जो हमें लीडर है उसको आगे रखते हैं, ना कि नेशन की आइडियोलॉजी को। ओके, अब देखो यहाँ पे जो हमारे मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, उन्हें देखा था कॉलोनियल रूल, उन्हें पता है कि वहां पे कितना सप्रेसिव रूल था, वहां पे राइट्स हमको बिल्कुल भी नहीं थे, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए दे प्रोवाइड अस फंडामेंटल राइट्स so that individual can live their life with liberty and dignity, although there are some restriction, but काफी हमको मिलते हैं हमारे फंडामेंटल राइट जो कि हमको काफी ईज ऑफ लिविंग प्रोवाइड करते हैं। बट अब ये वो क्यों दे पाए? बिकॉज दे हैव सीन द सप्रेसिव नेचर ऑफ ब्रिटिशर्स। ओके, नाउ अगर हम आज लीडर्स की बात करें सो दे लैक स्पिरिट। ओके, जो नेशन फर्स्ट की बात है वो उनमें नहीं आती है, अब उनमें क्या आता है पार्टी फर्स्ट, कि भाई पार्टी जो कह रही है, पार्टी जो आइडियोलॉजी है उसको हम अपने देंगे प्रायोरिटी, ना कि नेशंस को। आपने देखे होंगे कई बार लीडर्स क्या है ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं अपने पार्टी के चक्कर में, इससे कहीं ना कहीं हमारा देश का मजाक ही बनता है इंटरनेशनल। एंड टू garner more votes, today's लीडर क्या करते हैं? प्रायोरिटी पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज एंड कास्ट, जैसे हमने बात करी है कि जस्ट टू विन द इलेक्शन, जस्ट ज्यादा से ज्यादा सीट पाने के लिए वो क्या है एक नैरेटिव बना लेते हैं अपना, और जो कंट्री के लिए फेवरेट चीज होती है उसको करते हैं इग्नोर। तो ये आजकल चल रही है एज पर द ऑथर, हमारे लीडर्स जो हैं अब ऐसे हो चुके हैं, नेशन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। अब देखिए इंडिया का जो सिस्टम है वो कैसा है, इट इज क्वासी फेडरलिज्म। क्वासी फेडरलिज्म यानी कि प्योर फेडरलिज्म भी नहीं है एंड यूनिटरिज्म भी नहीं है, किसी सेंट्रल ऐसा भी नहीं है, तो क्वासी जैसा है यहाँ पे। अब देखिए जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था तो उस टाइम पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ओके वी विल टेक इट टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटर विद अ ब्लेंड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सेंटर को स्ट्रॉन्ग उन्होंने क्यों बनाया था? देखिए नियर अबाउट 550 क्या थी आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन यूनियन को। जब इतनी सारी आपकी डाइवर्सिटी हो इंडिया में तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी था इंडिया के लिए। सो दिस इज द रीजन कि उन्होंने सेंटर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर?
अब देखिए, एज पर द ऑथर वो ये कह रहे हैं कि इट इज ट्रू दैट गवर्नमेंट एट द सेंटर अब्यूजेस देयर पावर्स टू क्रिपल अपोजिशन रूल चेक। अगेन ये मेरे ओपिनियन नहीं है, इट इज द ओपिनियन ऑफ ऑथर। तो वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, अपनी पावर को अब्यूज करती है ताकि जो अपोजिशन है उनको क्रिपल कर सके, दबा सके, उनको अपनी बात कहने का ना मौका दे पाए। ओके, बट अगेन बात वही आती है कि यस वी एक्सेप्ट ये सारे इश्यूज हैं, बट ये सब हमको अलाउ नहीं करते टू क्रिएट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यस फ्लॉज हैं, कमियां हैं, बट हम अभी भी इसको बैठकर अपनी कंट्री में रिजॉल्व कर सकते हैं विदाउट मेकिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान काम नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, उनको भी नियर अबाउट कुछ 2 साल एंड 11 महीने लग गए थे। तो अप्रोक्सीमेटली 3 साल की प्रोसेस थी ये। तो अभी तो हम इतना भी, अगर हम फोकस इस पे लगाएंगे तो हम लोग काफी अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ओके, तो बेटर क्या है कि जो अभी भी एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है उसको हम और इम्प्रूव कर पाए। नए की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम पे। अब वो कैसे रिजोल्व हो पाएगा? तो यहाँ पे उसने एक बात कही है कि सेंटर एंड स्टेट कैन रिजोल्व देयर डिस्प्यूट बाय प्रोविजन अंडर आर्टिकल 131, यानी कि इसके अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दे कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, तो वहां पे वो अपने जितने भी इश्यूज हैं रिजॉल्व कर सकते हैं इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। तो देखिए, ये इस आर्टिकल का मेन क्रक्स था कि जो क्वासी फेडरलिज्म है उसमें आजकल क्या हो चुका है, सेंटर क्या है अपनी ज्यादा चला रही है, स्टेट को तो मौका नहीं दे पा रही है, प्लस जो अपोजिशन है वो भी अपनी बात ढंग से नहीं कह पा रहे हैं। सो इसके लिए ऑथर भी कह रहे हैं कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन नए बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वी कैन रिजॉल्व इट बाय। तो आई होप आपको दोनों आर्टिकल समझ में आए होंगे आज के। फर्स्ट द इंडियन यूए, सेकंड दिस द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो थैंक यू।